अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टी मॉर्निंग के साथ मैं हूं महर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कराची वो शहर है जिसे रोशनियों का शहर तो कहा जाता है, लेकिन सर्दियों के एतबार से यहाँ के लोग मन्नतें भी मानते हैं, दुआएं भी करते हैं और खूब ये तमन्ना करते हैं कि यहाँ पर जम के सर्दी पड़े। एक खबर आई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा हफ्ते खूब सर्दी भी पड़ेगी और मौसम बड़ा सुहाना रहेगा। तो उम्मीद ना हारिए, ये एक दो दिन का जो गैप आया है इससे मायूस नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं और हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप स्टोरी है नस्ला टावर के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। नस्ला टावर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक हुक्म जारी हुआ, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी इस पे पैनिक भी क्रिएट हुआ। कराची में शारे फैसल पर ये नस्ला टावर की बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई और इसकी तामीर की इजाज़त देने के अहम इजलास का जो लेटर है वो पुलिस ने अब फाइनली हासिल कर लिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में नस्ला टावर्स तामीर की इजाज़त से मुतालिक इजलास डायरेक्टर जनरल डीजी मंजूर कादिर काका की सदारत में हुआ था। डायरेक्टर जनरल कराची जो डेवलपमेंट अथॉरिटी आसिफ अली मेमन समेत जो ये 3 अफसरान हैं उनको एंटी करप्शन ने जमीनों की गैर कानूनी अलाइनमेंट पर भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मामला नस्ला टावर का जो कि आवाम के लिए बड़ा ही उनके दिल के करीब रहा, क्योंकि कोई भी शख्स जब अपना घर बनाता है तो वो ये सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, अपना आशियाना बनाया है, तिनका तिनका जोड़कर कोई अपना घोंसला बनाए और अचानक से उस पर ये बिजली गिरे कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। तो ऐसे में इंसान के आसान खता हो जाते हैं। ट्विटर पर सारिफीन की जानिब से नस्ला टावर के हवाले से बड़ी बात की गई। लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया। लोगों ने कहा कि ये फैसला इंतहाई सख्त है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कोई ऑल्टरनेट, कुछ सब्सटीट्यूट दे ताकि जो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है उनका कुछ अजाला हो सके। लेकिन वहीं पर इस हवाले से कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी की जाएगी। बिल्डिंग को गिराने का हुक्म दिया गया। हैवी मशीनरी भी वहाँ पर लगाई गई। हमने देखा कि जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं वो वहाँ पर आए, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया, क्योंकि जब ये बिल्डिंग तामीर की गई उस वक्त हुकूमत कोई और थी। जब इस ज़मीन को ख़रीदा गया तो उसके इख्तियारात किसी और के पास थे। KDA की बात की जाए तो उस वक्त के अफसरान और अब के अफसरान कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। जिन्होंने इजाज़त दी उनके खिलाफ कार्रवाई का एक मुतालबा किया गया। हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए वहाँ पर, फारूक सत्तार साहब भी आए और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी रहनुमाओं ने वहाँ पर मुजाहिरा किया। इस बीच बड़ी लड़ाई भी हुई, गुत्तम गुत्ता भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए, लाठी चार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। लेकिन ये सारी सूरत हाल अब तक जो कि तू ही है और नस्ला टावर जिसको बड़ा खूबसूरत बनाया गया था, एक आशियाना बड़ा खूबसूरत इंसान बनाता है और फिर जब उसको तोड़ दिया जाता है तो अगर कभी शारे फैसल से कराची में जो रहते हैं गुजरना हो तो देखें कि नस्ला टावर अब वैसा नस्ला टावर नहीं रहा। एक इमारत खड़ी हुई है, सब चीज़ें तोड़ दी गई हैं, जो खूबसूरती थी उसकी उसको ख़राब कर दिया गया है। वेल, नस्ला टावर की जो गैर कानूनी तामीर है उसके केस में पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलव्विस अफसरान की फहरिस्त भी हासिल कर ली थी और साथ ही शारे फैसल पर नस्ला टावर की तामीर की इजाज़त देने के अहम इजलास का लेटर भी अब पुलिस ने हासिल कर लिया है। तो अब देखना यह है कि इसके बाद क्या पेशरफ्त होती है, क्या होता है इसमें, क्योंकि नस्ला टावर को अभी तक मुकम्मल तौर पर गिराया नहीं गया है। जो उसकी बुनियाद है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पिलर्स हैं वो अभी तक खड़े हैं। बाकी दरवाजे चले गए, खिड़कियां चली गई और बहुत अच्छा किया जिन लोगों के यहाँ पर घर थे, आशियाने थे, उनसे जो मुमकिन हो सका उन्होंने वहाँ से वो चीज़ें निकाल ली। और जब उनसे पूछा गया कि भैया आप इनका क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि अब अगर हम में इतनी हिम्मत हुई कि हम अपना कोई आशियाना, घर, घोंसला बना सके तो हम उसे वहाँ पर यूटिलाइज़ कर लेंगे। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिनी बजट की। मिनी बजट की खबर जैसे ही आई अपोजिशन तो तिल मिला गई और अपोजिशन ने इस चीज़ पर बहुत ही गम और गुस्से का इजहार किया। इजलास का आगाज़ ही हम देखते हैं कि अपोजिशन ने नुक्ताचीनी की, नुक्ता एतराज़ से इस इजलास का आगाज़ हुआ। साबिक जो वज़ीर आज़म राजा परवेज़ ने उन्होंने कहा कि इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मिनी बजट का जो हम सुन रहे हैं कि आ रहा है, इसको ऐवान में पूरी तौर पर बताया जाए, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्यों लाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ी सी इसकी तफसील पे जाते हैं कि ये सिलसिला IMF और पाकिस्तान के दरमियान कब से शुरू हुआ, ऐसे क्या मुहर्रिकात थे, ऐसी क्या मजबूरी थी और कितनी दफ़ा जो है हम IMF के पास जा चुके हैं। पाकिस्तान जैसे ही मारज़ वजूद में आया यानी 1947 में, तो उसके हम देखते हैं कि सिर्फ 3 साल के बाद पाकिस्तान
11 जुलाई 1950 में आईएमएफ का मेंबर बना था, यानी कि हम ऑफिशियल मेंबर बन गए थे आईएमएफ के 1950 में, यानी 3 साल के बाद 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उसके ठीक 3 साल के बाद हम आईएमएफ के मेंबर बन गए। और जब से अब तक जितने भी हमने कर्जे लिए हैं उनकी तादाद कोई 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, बल्कि हम 21 मरतबा आईएमएफ के पास जा चुके हैं। और 11 जुलाई 2019 को आईएमएफ और पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान मज़ाकरात के बाद तकरीबन कोई 6 अरब डॉलर का कर्ज जो है उसकी फराहमी का इब्तिदाई मुआहदा तय पाया था। अच्छा, 6 अरब डॉलर, अब 6 अरब डॉलर एक साथ तो आईएमएफ हमें देगा नहीं, ये हमें किस्तों में आईएमएफ ने दिया। अब पहली किस्त हमें कब मिली? हमें पहली किस्त मिली है 9 जुलाई 2019 को। आईएमएफ ने तकरीबन कोई 1 अरब डॉलर की हमें पहली किस्त दी है। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे इस पर सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि भाई जब बजट आया था तो बहुत सारे लोगों ने जब बजट आया था तो उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे। शहबाज शरीफ साहब की बात करते तो उन्होंने कहा था इसको हम मंजूर नहीं होने देंगे। तो अब सवाल ये है कि अब मिनी बजट आ रहा है, क्या इस तरह की अभी भी कोई प्लानिंग की गई है और इस मिनी बजट से एक आम इंसान को क्या फ़ायदा होगा? मैं और आप किस तरह से इससे मुतासिर होंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान वज़ीर ख़जाना है। थैंक यू सो मच सर। मिनी बजट आ रहा है, ऑपोजिशन एक जानिब है, क्या कहेंगे आप सर इस पे? देखिए, ऑपोजिशन तो हुकूमत के मुखालिफ ही रहती है, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो जी। और वो जो है पाकिस्तान में ऑपोजिशन की एक तारीफ ये कर दी गई है कि बस आपने मुखालफत करनी है। ये हालांकि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। कल जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हमारे थे उन्होंने बोली भी, फवाद चौधरी साहब ने बात कि ये तो आईएमएफ के जाने के अलावा आपके पास रास्ता क्या था, और अगर आपके पास कोई रास्ता है तो आप क्योंकि मुखालफत कर रहे हैं, तो रास्ता भी बता दें, हम उस रास्ते से जो आपने कर्जा लिया वो वापस कर देते हैं। तो दूसरी बात ये कि हमने देखें ये मार्च में आईएमएफ के जो बातें की थी उससे जो है हमने उसको वापस रिव्यू किया और हमें ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आईएमएफ से बैठ के बात हो सकती है। हमने 1.5 महीना जो है अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक जो है उनसे बात की और आईएमएफ से वो चीजें सिर्फ हमने तय की जो पाकिस्तान के लिए भी लॉन्ग टर्म अच्छी हैं। अब जैसे कि 350 अरब के जो टैक्स हदफ हमारा बढ़ रहा है, ये इसलिए नहीं बढ़ा कि हमने टैक्स के अहदाफ हासिल नहीं किए हुए, हम टैक्स में तो हम ऑलरेडी अपने हदफ से ज्यादा हैं। ये वो वाली चीजें हैं जो बिला वजह की जो है लोगों को एग्जम्पशंस मिली हुई थी, इस पे हुकूमत को टैक्स मिलना चाहिए। और अब की दफा जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्स हमें मिले वो टैक्स जो है वापस आवाम पे खर्च कर सके और आम आवाम पे खर्च कर सके। अभी जो आपने सवाल किया कि ये मेरी आपकी जिंदगी में कैसे असर करेगा, अगर मैं और आप जो है पुरताइश जिंदगी गुजार रहे हैं और बाहर से हमारी चीजें आती हैं, यानी कि हमारे खाने पीने की चीजें भी हम ज्यादा अगर बाहर की यूज करते हैं, जिसमें चॉकलेट्स हैं, जिसमें बाहर का अगर मीट आप यूज करती हैं, न्यूजीलैंड का बीफ यूज करती हैं, अगर आप बाहर की इंपोर्टेड फिश यूज करती हैं, तो आपकी और मेरी जिंदगी में लाजमी जो है टैक्स बढ़ जाएगा। अगर हम पाकिस्तानी खाना पीना यूज करते हैं, पाकिस्तानी चावल खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, अंडा चिकन खा रहे हैं, तो उनमें किसी चीज पे भी टैक्स नहीं है। इसके अलावा जो है मलबूसात भी हम पाकिस्तानी जो पहन रहे हैं उन पे जो टैक्स है वो वैसे के वैसे ही टैक्स है। तो ऐसी कोई खास चीज नहीं है। हाँ, जैसे कुछ बेकरी के आइटम्स हैं उन पे लग गया, तो बेकरी के आइटम्स में वो भी बड़ी बेकरियां जो महंगी बेकरियां जो है हजारों रुपए की जिनके केक्स हैं, ये है वो जो 2-5 हजार रुपए का केक बेच रहे हैं, उनकी कोई चीजों पे हल्का फुल्का टैक्स है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि आम आदमी के इस्तेमाल में वो जगह नहीं आती क्योंकि ये लोग भी बाहर से इम्पोर्टेड चीजें मंगाते हैं। सही। अच्छा सर, मेरे हाथ में पेन है, क्या इस पे भी कोई टैक्स होगा? अगर आपके हाथ में सादा पेन है तो नहीं होगा, अगर आप माउंट ब्लैंक का पेन मंगा लेंगे तो इसमें होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये जो तासुर है कि मिनी बजट जो है वो 300 अरब रुपए की इजाफी एक कलेक्शन होगी और टैक्स में जो छूट है वो ख़त्म कर दी जाएगी,
तो यानी कि IMF जो हमसे जो वादा किया है किस्तें देने का, तो जब भी वो कोई किस्त देता है, एक तासुर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अवाम का ऐसा मानना है, तो वो हमसे कुछ ना कुछ लेगा तभी वो कुछ देगा। तो सर क्या ये परसेप्शन ठीक है जिस पर बहुत सारी बहस भी हो रही है? जैसे बात ये कि IMF तो हमसे जब हमें कर्जा देता है तो उस पर सूद देता है हमसे, तो वो तो ऐसे नहीं कि फ्री में दे देता है। जी सर। तो वो ये देगा, उसके बदले लेगा, लेकिन वो कोशिश ये करता है कि जब वो आपको कर्जा दे तो उसके पीछे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक, जब वो कर्जा देता है तो वो उसका इंश्योर करता है कि उसके कर्जे की वापसी हो, और दूसरा वो ये कहता है कि जब ये कर्जा इनको दिया जाए तो इनके पास इतनी आमदनी आए कि वो कर्जा वापस करने की इनके अंदर सकत हो। और जो है तीसरी चीज वो ये करता है कि वो जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ आज तक नहीं हुई, कि वो आता है तो उस ममालिक के जो कवानीन है या जो आमदनी की जो वो जराए हैं उसको रिस्ट्रक्चर करता है ताकि वो मुल्क पैरों पे खड़ा हो जाए। सही। पाकिस्तान ने क्योंकि 22 प्रोग्राम लिए जिसमें से 19 IMF के प्रोग्राम नामुकम्मल किए, तो हम आज तक अपने पैर पे खड़े ही नहीं हो सके। सही, ठीक है। अच्छा सर, क्या ये कर्ज लेने का जो अमल है IMF के पास, हम 21 मरतबा जा चुके हैं जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तो सर क्या इससे कोई कौमी तशक्कुस को ठेस तो नहीं पहुंचती, या कोई इमेज जो हम बनाते हैं, हम कहते हैं कि हम हिफाजत करेंगे इसकी, तो क्या उसको कोई ठेस पहुंचती है क्या? क्योंकि आवाम जो है वो हर तरह का सवाल उठाती है। देखिए, पहली बात तो ये कि IMF में जाना जो है कोई तमगा इम्तियाज नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान जैसे कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में रह के आप कम से कम अपनी चादर के अंदर रहते हैं, क्योंकि जैसे ही IMF प्रोग्राम से आप बाहर निकलते हैं तो चादर से बाहर पैर फैला देते हैं और फिर पाकिस्तान माशी बहरान के शिकार हो जाता है। और लोग ये कहते हैं कि जो कुछ माहिरीन के पाकिस्तान अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं है यहाँ के हुक्मरानों को, क्योंकि उनके अंदर लालच ये होता है कि पाकिस्तान से ज्यादा कि अगला इलेक्शन जीत जाए, या वो बहुत कम अरसे के लिए जो है हुकूमत में आए हैं तो वो जो है अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं चीजों की। तो ये जब तक हमारे अंदर जो है ये तब्दीली नहीं आएगी तो पाकिस्तान कभी भी IMF से जान नहीं छूटेगी पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम ऑपोजिशन की बात करते हैं, एक गुत्थम गुत्था हो रही है, कोई कह रहा है कि एक बड़ा यू टर्न होगा हुकूमत के लिए, मुल्क जो है, मुल्क के लिए तबाही का ये नुस्खा है मिनी बजट, मतलब जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं, बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सर ये एक तरफ हुकूमत, एक तरफ ऑपोजिशन, हुकूमत पर भी एक प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है जब आपके लोग साथ नहीं होते और क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ अप्रूव हो सकेगी, हुकूमत इसको आराम से पास करा सकेगी? क्योंकि अभी ये पार्लियामेंट में मंजूर होगा, फिर उसके बाद एक आगे प्रोसेस है। देखिए, बात ये कि हुकूमत ने इसको नेगोशिएट किया है, हुकूमत अपने मेंबरान को भी जो है ये चीज समझा रही है, बता रही है, और ये जो है आप चीज देखेंगे, इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत में के जो है अंदर जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप नहीं है। आपने जो माजी की हुकूमतें और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज देखी हैं, वो कभी भी अपने नुमाइंदगान को इतना ब्रीफ या ये वो नहीं करते, बस वो बिठा लेते थे कि आपने ये वोटिंग कर दी है इसमें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम अपने आप मेंबरान को कोई चीज बताएंगे तो वो आगे अपनी आवाम, अपने हल्के में लोगों को बताएंगे जाके। तो लेकिन ये कि हुकूमत आखिर में जो है उसकी लीडरशिप पे उसके तमाम मेंबरान को भरोसा होता है कि उसकी जो लीडरशिप कर रही है चीजें वो मुल्क के मफाद में कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि इनके हमारी हुकूमत के इत्तेहादी या कोई मेंबर, चंद एक जो है जिनको हमेशा शौक होता है कि वो जरा न्यूज में आए और तो वो कुछ हल्का फुल्का हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन आई थिंक ऐसी कोई हुकूमत की अपने नुमाइंदगान से परेशानी है। सर लेकिन ये इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह की एक होता है ना चिंगारी में आप हाँ वो करते हैं, उसको भड़काने वाली बात हो। ख्वाजा आसिफ साहब की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, 1971 उन्होंने कहा कि जो हमने सरेंडर के बाद हमने जो किया उसके बाद ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सरेंडर है। तो सर ये बात कुछ और है, वो कहाँ से इसको कनेक्ट कर रहे हैं? तो इस तरह की भी चीज़ें आती हैं सामने जिसमें बड़ा इश्तियाल पैदा हो जाता है। 1971 एक अलग मामला और इससे कनेक्ट करना। देखें, बात सुने, ख्वाजा आसिफ जो है जी,
अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाएं कि वो बेचारे कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बगैर इक़्तिदार के। मतलब कहाँ से किस चीज को कहाँ से मिला दिए, कोई खुदा ना खासा जंग करने जा रहे हैं। मुल्क की माशी जिसे कहते हैं कि सलामती के लिए हम काम कर रहे हैं। 21 प्रोग्रामों में 4 प्रोग्राम ख्वाजा आसिफ की पार्टी ने लिए, और ये जो इस्लाहात हैं ये इन्होंने 4 के 4 प्रोग्राम में IMF से वादा करके लाते थे। सही। और फिर उसके बाद भाग जाते। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप यहाँ पे खड़े हुए इन्हीं के लोगों की वजह से 10 प्रोग्राम जो है 9 प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने लिए 21 में से, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा IMF से कर्जा पीपल्स पार्टी ने लिए। तो ये किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, मतलब ये किस, मुझे तो समझ नहीं आती। एक तो गलत बात कर रहे हैं कि जी 71 के बाद सबसे बड़ा ये कर रहे हैं। मतलब आप मुल्क, आप सीट में नहीं है तो आपके मुंह में जो आ रहा है आप जो है ऑल फॉल बोल दें। सही। तो सर ये इख्तिदार की जंग में आवाम को गलत गाइड करना, कंस्ट्रक्टिव वे में अगर कोई चीज है भी तो उसकी एंगलिंग कर देना, ये हमने देखा है कि जितनी भी हुकूमत इख्तिदार में रही हैं वो बाद में किसी भी मौजूदा हुकूमत पर इसी तरह लफाजियां करती हैं। सर लेकिन ये तासुर कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत है उसमें बड़ी महंगाई हुई है, आइंदा सालों में अवाम निवाले निवाले को तरस जाएगी, सर क्या इसमें कोई सदाकत सच्चाई है? क्योंकि हाँ अवाम एक हद तक परेशान बहुत है, आप देखें बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। सर अब तो रेशो बढ़ गया है खुदकुशियों का। देखिए मैं आपको अगेन जी आपकी पहली बात से जरूर एग्री करूंगा जी सर कि शुक्रिया। महंगाई है, चीजें कीमतें बढ़ी हैं जी, और जो है उससे हर आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी, लोगों की आमदनी जो है वहीं खड़ी हुई है। सर तो खर्चा ज्यादा हो गया है, आमदनी वही है, वसाइल में इजाफा नहीं हो रहा। मैं ये आपकी बात कर रहा हूँ आगे, तो उससे जो है काफी लोग इस चीज से परेशान हैं जी सर। लेकिन जो आपने दूसरी बात बोली खुदकुशियों का रेशो बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, ये थोड़ा सा आपने ज्यादती कर दी। देखें खुदकुशी जो है अगर किसी के कोई अपने मामलात है या ऐसी कोई चीज है, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैंने जो है बहुत ही कम सुना है कि जी लोग खुदकुशी कर रहे हैं कि उनके पास रोजगार का मसला है। इंडिया जो है पाकिस्तान से लोग कहते हैं कि बहुत आगे है, उसकी खुदकुशी का रेशो आप देखें, स्वीडन दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, उसका हाईएस्ट सुसाइड रेशो है, जापान का दूसरे नंबर पे है। अमेरिका में आपस में एक दूसरे को, दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल अमेरिका में होता है। तो ये वन ऑफ कोई अभी पिछले मैंने भी देखे थे कि एक आध मॉल से जो है किसी ने खुदकुशी कर ली, एक आध हो गया ऐसा, और उसको देखें मीडिया उठा के देखें ये बेरोजगार हो गया था, इसने अपने आप को इस तरह कर लिया। बाद में पता वही जो है चीजों का चलता है कि उसका इख्तलाफ किसी और से था, उसने किसी के पैसे देने थे, कोई मसला और था। तो ये जो है हम देखें, मैं यही अगेन कह रहा हूँ कि ये चीज इस तरह जब आप बात करते हैं जी, तो उससे जो है एक मुल्क में बिला वजह की मायूसी फैलती है और एक अजीब सी फिजा होती है। ये हमें नहीं करना चाहिए। जरूर आप बात करेंगे कि महंगाई बहुत है, गुजारे के मुश्किलात हैं और हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, हम उसमें जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से आपको देंगे कि हुकूमत जो है एक आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है, मुल्क में जो है खाने पीने के लिए जो है एग्रीकल्चर को जो है बेहतर किया। अभी देखें पिछले दिनों खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतें रुक गई हैं, चीनी नीचे आ गई, आटे की कीमत में इस्तेकाम आ गया, सब्जियों की कीमतें नीचे आ गई। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शीरी रहमान साहिबा कल हमने देखा, उन्होंने एक बयान दिया पार्लियामेंट में और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती हैं हमारा तो पूरा मुल्क ही IMF के पास गिरवी रख दिया। तो सर बहुत सारी बातें उस पर हुई कि क्या हर हुकूमत जब भी इख्तिदार में मौजूद थी क्या उसने IMF का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, और अगरचे अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और IMF के पास जाकर कर्ज लिया जा रहा है, तो इस तरह का रिएक्शन उन्हीं लोगों की तरफ से आना जो कई बार IMF के पास गए, क्योंकि अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो अभी तो वो 3 साल ही हुए हैं। देखें ये जो बैठ के अभी लगे हुए हैं आजकल स्टेट बैंक के कवानीन बनाने, ये पहले अपने लिए कवानीन बनाए कि ये जो है 5-5 दफा 4-4 दफा मेंबर कौमी असेंबली या सेनेटर बन के बैठे हुए, कब्जा किया हुआ है और मुराद के मजे ले रहे हैं।
इन्होंने ये 20 साल जो है असेंबली में बैठ के क्या अचीवमेंट्स है, कभी उनको कहेंगे अपनी अचीवमेंट्स लिख के बताएं इन्होंने क्या काम किए। आके 2 4 6 महीने में एक बयान दाग कर निकल जाते हैं, और आप इनकी अगर आप देखें ये अपनी जो शादियां कर रहे होते हैं, ये इनका जो रहन सहन है या उठना बैठना है, कहीं से आपको लगता है कि ये आवाम की बातें कर रहे हैं। अभी कल ही जो है इनकी जो है एक और MNA है शाजिया हमारी, उन्होंने कोई पिटीशन साइन की क्योंकि सिंध में खाद नहीं अवेलेबल है। अब मुझे एक बात बताएं कि पिछले दिनों जो खाद की जो क्राइसिस था वो सिंध से शुरू हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने उसमें जो है लीड ली, और प्राइम मिनिस्टर ने तमाम जो है चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया, तमाम वुज़रा को बुलाया और उससे पूछा कि खाद की सूरत हाल क्या है। जब बताया प्राइम मिनिस्टर को कि मुल्क में खाद पिछले साल से ज्यादा पैदावार हुई है लेकिन आलमी मार्केट में रेट ज्यादा है, तो उसकी वजह से खतरा ये है कि खाद की जो है यहाँ पे होर्डिंग हो सकती है। तो जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है आगे अहकामात जारी किए कि पंजाब और सिंध हुकूमत को कि आप देखें यहाँ पे कोई अगर मिडिल मैन ऐसी हरकत कर रहा है तो उनको ना करने दें। पंजाब ने 3 दिन में 3.5 लाख बोरियां छापा मार के निकाली और कई 100 जो है FIR काटी और उनसे जो है गंदम बरामद की। सिंध में एक छापा नहीं पड़ा, एक FIR नहीं कटी, एक बोरी बरामद नहीं करी। और अब इनकी जो है वो सियासत करने के लिए जो है आगे की जी खाद नहीं मिल रही, तो ये तो मुनाफकत करते हैं। ये जो है ये बल्कि मुझे तो कभी कभी शक होता है कि इस तरह के लोगों के सतरा ही है। पहले उनको जो है पूरा माहौल बना के देते हैं, फिर कार्रवाई डाल के फिर आवाम के आगे रोना पीटना शुरू के जी हम देखो आपके लिए बात कर रहे हैं। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनसे पूछें कि ये 18-20 सालों से हैं, इनकी क्या खिदमात है, इन्होंने क्या ऐसी चीजें की हैं जिससे इन्होंने अपनी आवाम को फायदा दिया हो, सिर्फ चंदा मांगने के अलावा। जब कोई क्राइसिस आए तो जी सर आपकी इजाजत तो बस एक आखिरी सवाल, मैं एक बड़ा मासूम सा सवाल करना चाहती हूँ आवाम की तरफ से। सर आवाम बड़ी परेशान है, कहा जा रहा है कि 5वें साल में महंगाई कम हो जाएगी, तो सर आवाम कब रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखिए मैं आपको जैसी बात बताऊं कि महंगाई जहाँ पे पहुंच गई है पहले स्टेज में यहाँ ठहर जाएगी और उसके बाद नीचे आएगी, ठीक है ना। यहाँ से मजीद कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, जो मेरा अपना ख्याल है जी, और वो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। कंट्रोल हो जाएंगे यानी कि। जी सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान वज़ीर ख़ज़ाना, और उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी कि इन प्राइजेस को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो अभी की सूरत हाल है वो कंट्रोल नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अगर हम ऑपोजिशन की बात करते हैं तो सभी एक पेज पर हैं, सभी की वो बात है। अच्छा है पॉइंट वही, लेकिन उसको अलग अलग अंदाज में सब अपने प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं। अगर हम काफ लीग की बात करते हैं तो काफ लीग ने हुकूमत को हिमायत का यकीन दिलाया है मिनी बजट पर, ठीक है। साथ ही MQM की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, MQM की IT पर टैक्सेस की उन्होंने मुखालफत की है, बाकी उन्होंने कहा हम साथ हैं। अच्छा कई बार उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की गई कि आप बता दें कि भाई मिनी बजट आ रहा है, स्पेशली काफ लीग और इनसे, तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ओके जी देखेंगे, वी विल सी, इस तरह की कुछ बातें थी। ऑपोजिशन ने लेकिन फुल तैयारी की हुई है कि मिनी बजट का हम रास्ता रोकेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि जब बजट पास हो रहा था तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, बहुत ब्लंट थे वो उस वक्त। उन्होंने खूब हाथ टेबल पे मार मार के ये बात बोली थी कि हम तो मंजूर होने ही नहीं देंगे ना किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो है वो दीवार बन जाएंगे लोहे की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो अब ये सवाल बनता है क्या अभी जो मिनी बजट आ रहा है क्या ऐसी उनकी भी कोई प्लानिंग है? साथ ही अगर हम इस पूरी कानून साजी की बात करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि स्टेट बैंक पर भी जो एक मुद्दा है उस पर भी बड़े लोगों को एतराज़ात हैं, मुस्तरद कर दिया है कि नहीं स्टेट बैंक के हवाले नहीं करेंगे, हम मिनी बजट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ऑपोजिशन, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी गर्मा गर्मी होती है तो बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, हीट ऑफ द मोमेंट ऐसी होती है कि ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि जो बाद में अगर जब ये मामला हल हो जाता है इंशाल्लाह और चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में जाती हैं तो मेरे ख्याल से सोचना चाहिए बाज़मीर लोग जो हैं वो इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे। IMF के पास जाना गुनाह तस्लीम किया है ऑपोजिशन ने। वहीं पर हम देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है शेख रशीद साहब क्यों पीछे किसी से हटें,
वो भी सामने आ गए मंजर आम पर। कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल है और नवाज शरीफ साहब को अगर आना है तो वो खुद ही आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो 5वें साल में महंगाई ख़त्म करेंगे। लेकिन 5वें साल तक पहुंचने के लिए जो पीछे का टाइम पीरियड है, यानी 1 2 3 4, जिसमें से 3 साल तो गुजर गए हैं, चौथे साल अब शुरू हो जाएगा, फिर 5 साल की अगर वो बात करते हैं, तब तक आवाम क्या पिसती रहेगी, ये सवाल भी तो बनता है। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि 5 साल में मुकम्मल हो जाएगी, तो आवाम को इस बात का भी जवाब दीजिए कि हमें और कितना इंतज़ार करना है। एटलीस्ट खाने पीने की अशिया पर जो ब्रांडेड और एक बात है कि ब्रांड है या ब्रांड नहीं है, उस पर जो एक झगड़ा है, या जैसे कि मैंने एक सवाल किया कि पेन पर भी तो 17% जो है एक चीज़ पर टैक्स बढ़ जाएगा। अब उसकी वैल्यू देखते हुए, इसका स्टैंडर्ड देखते हुए किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, वेल ये तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, अभी 2-4 दिन पहले ही वो काफ़ी ख़बरों में थे, एक एक्शन ले लिया गया था, फिर उनको उसमें जो है वो सेटिस्फाई कर दिया गया। शाह फैसल कॉलोनी में हमने देखा कि कल उन्होंने 3 पार्क्स का खूबसूरत इफ्तिताह किया। बड़े खूबसूरत पार्क हैं भाई, क्यारियों में बड़े फूल लगे हुए थे, येलो येलो रेड रेड, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो कहीं तो सब्ज़ा दिखाई दिया, कहीं तो ग्रीनरी की बात हो रही है, कहीं तो पार्क्स का अरेंजमेंट किया गया है, ताकि लोग जो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं महंगाई से, या और भी जो माशी मसाइल हैं, या और भी जो लोगों के मसाइल हैं, उनसे कम से कम उनको एक रिलीफ मिलेगा। पार्क जाएंगे, सेहत पर असर पड़ेगा। वेल ये अच्छा स्टेप है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध जो है वो तकरीबन 240 बसें खरीद रही है और 50 बसें जो हैं वो 31 जनवरी तक जो है वो आ जाएंगी। साथ ही उन्होंने क्योंकि जब मौका अगर हैप्पी मोमेंट भी हो तो भी हुकूमत की तरफ जो है वो बड़े तीर चलाए जाते हैं, तो उन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म का जो है वो यूज़ किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जो है वो सही काम नहीं कर रही है, इखलाकियात का बड़ा बहरान है और ये सबसे बड़ा बहरान है, और इल्ज़ाम तराशी का ये जो एक सियासत चल रही है इसे ख़त्म होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है, ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अखलाकियत को जो है वो बरूए ताख रख दिया जाता है। अगर हम अखलाकियत को साथ साथ रखें तो बड़े मामला तो ऐसे ही हंसते हंसते ही हल हो जाते हैं। वेल तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, प्रोग्रेसिव है कि पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्टेशन पर जो एक डेवलपमेंट की जा रही है वो बहुत अच्छी है। अभी हमने ग्रीन लाइन बसेस का मंसूबा देखा जो कि माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरती के साथ अभी रवा दवा भी है और सड़कों पर बसें भी नज़र आ रही हैं। होपफुली कि ये जो 240 बसें हैं जो कि 31 जनवरी का इन्होंने टाइम दिया है वो सामने आएंगी, और उन्होंने कहा कि हम ऐसी मिसाल कायम करेंगे जो कभी किसी ने नहीं की हुई, कभी कायम नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बिजली है, गैस है, आटा है, चीनी है, पेट्रोल है, हम कोशिश करेंगे कि जिससे आवाम को मफलूज किया जा रहा है, आवाम मोहताज हो गई है, हम कोशिश करेंगे कि इस बहरान को ख़त्म करें। और अगर हमारी हुकूमत आ जाती है आइंदा इलेक्शंस में तो हम आवाम की सारी परेशानियों को हल कर देंगे। तो अब देखते हैं जनाब, ये जो दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से, उसमें सब कितने बड़े सदाकत का जो सबूत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बड़े सादिक हैं, हम अमीन हैं और हम सच्चे हैं, और हम आइंदा जो आएगी हुकूमत उसको हम बड़ा शफाफियत के साथ लेकर चलेंगे। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, और यही कहेंगे कि भाई आवाम की बेहतरी के लिए कोई मामला हो, मिनी बजट आज पेश कर दिया जाएगा, ठीक है, 12 बजे के दरमियान का ये टाइम होगा, पहले अभी से पेश किया जाएगा, फिर पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर इसको डिस्कस किया जाएगा, फिर वहाँ से मंजूर होगा, फिर आगे का भी एक बड़ा प्रोसेस है, तो उसमें टाइम तो लगेगा और उसमें ये हम इस तरह के शोर शराबा भी देखेंगे, तो आपको इससे भी आगाह करते रहेंगे। वेल एक चीज़ है वो ये कि हम सोचते हैं कि हम एज प्रोफेशन हम किस चीज़ को चुन लें। कुछ लोग जो हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ओके हमें बायोकेमिकल स्टडीज़ करनी चाहिए, कोई कहता है कि हमें कंप्यूटर की फील्ड में कुछ करना चाहिए। मतलब जो ओपिनियंस हैं उनका स्टैंडर्ड एक ही है, लेकिन क्योंकि अब इतनी जिद्दत आ गई है, वो चीज़ें जिनको हम कहते हैं नहीं हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अब बाकायदा उनकी पढ़ाई की जा रही है, उस पर लोग डिग्रीज ले रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ फोटोग्राफी की। जी हाँ, फोटोग्राफी एक आर्ट है, एक खूबसूरत आर्ट है। आप कैमरे से कोई मंजर कैद करते हैं और उस कैद को आप किस तरह से उसमें इनोवेशंस करते हैं, अपनी सलाहियतें दिखाते हैं, ये आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। और स्किल्स हासिल करने के लिए उस चीज़ की पढ़ाई करना
बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बाकायदा स्टडीज़ करके आते हैं आइंदा ज़िंदगी में वही कामयाब होते हैं और आगे बढ़कर मुल्क और कौम का नाम भी रोशन करते हैं। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो इस फील्ड से वाबस्ता होना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, हमारे पास ज़रिए नहीं हैं, हम तक रसाई नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ पसंद करता हूँ तो उसके बारे में मुझे आगाही कहाँ से मिलेगी। तो अवेयरनेस जो है वो मेन इशू है, अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी जिद्दत आ गई है। लोग पहले मॉडलिंग को, फैशन डिज़ाइनिंग को कंसिडर नहीं किया करते थे, बुरा समझते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग भी इस शोबे में आकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अब माशाल्लाह से एक प्रोग्रेसिव वे में हम डेवलपमेंट भी होती देख रहे हैं। और अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो पहले सबका शौक होता है बचपन में कि हम एक कैमरा ख़रीद लें और उससे तस्वीरें खींचें। अच्छा, मुख्तलिफ कैमरे आते हैं, ऑटो कैमराज होते हैं जिसमें आप फ़ौरन तस्वीर खींचें तो वो फ़ौरन आपको उसका प्रिंट आउट निकाल कर दे देता है। तो सबका शौक होता है कि मेरे पास एक कैमरा हो। आप देखें सेल्फीज लेने का लोगों को कितना शौक है, जहाँ भी जाएंगे वो उस मंजर को कैद करने का सोचते हैं कि हम अगर उनके कोई स्पेशल मोमेंट हैं या कहीं वो सैर व तफरी के लिए भी गए हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि उस मकाम को उस तस्वीर में कैद कर ले। तो अब ये कैद कैसे होती है और इस कैद को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है, ये तो कैमरे का कमाल है। लेकिन कैमरा जो पकड़ता है या कैमरे के पीछे जो होता है, जो उस कैमरे पर कंट्रोल रखता है, उसको ऑपरेट करता है अच्छे से, ठीक है ना, उसको पता होता है कि इसके इन आउट क्या हैं, इसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, तो वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोटोग्राफर। जी हाँ, जो कि तस्वीर को खूबसूरत बनाता है, जिसको पता होता है कि आप इस एंगल से बैठेंगे तो आपका ये प्रोफाइल अच्छा है या फिर ये वाला प्रोफाइल अच्छा है। तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपका प्रोफाइल कौन सा अच्छा है, ताकि आप वैसा पोज देकर बैठे तो फोटोग्राफर को हेल्प हो और वो आपकी अच्छी तस्वीर ले सके। तो इसी हवाले से हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि क्या ये एक प्रोफेशन है या सिर्फ ये एक आर्ट है। तो हाँ, गेस्ट हमारे जो हैं, ओके, गेस्ट से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता करें ताकि इस पर वो और रोशनी डालें। लेकिन जहाँ तक फोटोग्राफी का एक क्रेज़ है, फोटोग्राफी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से शौक़ है। मेरा भी बड़ा शौक़ था कि मैं कोई कैमरा ख़रीद लूँ और मेरे पास कैमरा हो तो मैं जहाँ जाऊँ उस मंज़र को आप अपने कैमरे में कैप्चर कर लें। लेकिन ये एक पूरी साइंस है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है, इसकी प्रॉपर स्टडीज़ करनी पड़ती है। और स्टडीज़ के लिए ऑब्वियसली आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इस चीज़ से ज़्यादा एफिलिएशन रखती हो, इसके बाकायदा कोर्सेज़ कराती हो, कोई डिग्री भी आपको ऑफ़र कर रही हो, तो ये देखना होता है कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो रिलायबल है या कौन से ऐसे सर्टिफिकेटेड कोर्स हैं जो हमें करने चाहिए और इसमें हमें हेल्प मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी हम देखते हैं क्योंकि जितने भी हम टीवी पे काम देख रहे हैं, मैगजीन्स देख रहे हैं, उसमें डिफरेंट फ़ोटो शूट्स होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के हम जो कपड़े देख रहे होते हैं, खूबसूरत कलर्स नज़र आ रहे होते हैं हमें पोस्टर्स में, वो कमाली फोटोग्राफर का होता है। सारा काम जो होता है वो कैमरे का होता है, कैमरे में लाइट्स का होता है कि लाइट्स कैसी हैं और ज़्यादा लाइट से ब्लास्ट तो नहीं हो रहा। बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं कि जिनको आप उसमें रखकर, जहन में रखकर पूरी प्लानिंग के साथ एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब इसकी क्या पेचीदगियाँ हैं, इसमें क्या क्या इनोवेशंस हुई हैं, क्या जिद्दत आई है, ये जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो इसकी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग्स भी देते हैं और इसके छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं। तो ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दौर में, क्योंकि जिद्दत हो गई है, लोग टेक्नोलॉजी के करीब आ गए हैं, लोग अब बात करते हैं बड़े मज़े की। लोग वैसे अगर एक सर्वे हुआ, उसमें ये सर्वे किया गया कि सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले जो लोग हैं वो किस सूबे में हैं, तो उसमें सर्वे में रिजल्ट आया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, हमारे फोटोग्राफर, खूबसूरत काम करते हैं, खूबसूरत तस्वीरें लेते हैं। ओके, कोशिश कर रहे हैं उनको हम अब लाइन पे लेने की। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जनाब सर्दियां आ रही हैं और जब सर्दियां आती हैं तो जहन में आता है कि सर्दियां आने से पहले हमारा वार्डरोब जो है ना, उसमें
हमारी जैकेट्स हो, स्वेटर्स हो या सर्दी से रिलेटेड जो भी बिलोंगिंग्स होती हैं वो मौजूद हों। क्योंकि देखिए फैशन ट्रेंड जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ज़ा हो, बहार हो। लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को परफेक्ट फील कराएं, परफेक्ट दिखे। तो एक पैकेज है जो कि बड़ा खूबसूरत है, बजट बाजार। जी हाँ, हमारी टीम मेंबर बजट बाजार गई फातिमा, और वहां पर उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों से लोगों को आगाह किया। बचत बाजार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये बचत बाजार एक अलग चीज़ है और ये बजट बाजार बहुत ही अलग। तो आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है फातिमा और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह जिसे बजट बाज़ार कहा जाता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में लोग सस्ती से सस्ती चीज़ों को ढूंढते हैं। तो आइए हम इस शॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती मिलती है। जी नाज़रीन, हम शॉप में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ शॉप की मैनेजर मौजूद हैं, तो हम इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। क्या नाम है आपका? फ़रहद। मेरी मामा का नाम भी फ़रहद है। तो आप ये बताइए कि इस यहाँ पर बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, मैंने अभी देखी है, बहुत यूनिक आपकी जो है ये शॉप है। तो इसका नाम बजट बाज़ार कैसे रखा? एक्चुअली ऐसा है कि अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से हमारे स्टोर का बजट, इसलिए कि यहाँ पर हर तरह का कस्टमर्स आ सकता है। सही। जो अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं ले सकते, तो हर चीज़ इतने बजट के अंदर है कि वो इजीली शॉपिंग कर सकता है। हमारा टोटली हर चीज़, कॉस्मेटिक्स, शूज़ और गारमेंट्स, बच्चों का, बड़ों का, अनस्टिच, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है कि आने के बाद सब कुछ ले सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि यहाँ पर एक मिडिल क्लास इंसान भी आकर जो है वो अपनी पसंदीदा चीज़ को ले सकता है। और मुझे भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, मैं भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूँगी। अच्छा, तो मैम ये बताइएगा कि जैसे कि आपकी शॉप का नाम बजट बाज़ार है, तो बाहर के मुकाबले में वाकई में क्या ख़वातीन ये समझती हैं कि यहाँ पर हमें चीज़ डिस्काउंट में ही मिलेगी, हमें बजट में ही मिलेगी? जी एग्जैक्टली, ये हमारे यहाँ जो बजट बाज़ार लिखा है वो सिर्फ नाम ही नहीं है, हमारे स्टोर का बजट भी ऐसा है कि जैसे अभी मैंने बताया कि मीडियम क्लास के लोग भी आके इजीली परचेजिंग शॉपिंग कर लेते हैं। कि अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो हमारे जो रेट्स हैं यहाँ के वो बहुत रीज़नेबल है कि इजीली शॉपिंग हो जाती है। जी नाज़रीन, हमने बात की यहाँ की मैनेजर से, तो अब हम आपको दिखाएंगे पूरा बजट बाज़ार। वैसे तो आपने बहुत से बजट बाज़ार देखे होंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे बजट बाज़ार। जी नाज़रीन, यहाँ पर जूतों की बहुत बड़ी कलेक्शन मौजूद है, जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक के जूते मौजूद हैं। और यहाँ पर जॉगर्स को देख के तो मेरा दिल ही आ गया है, तो मैं तो जॉगर्स ज़रूर लूँगी क्योंकि ये सब मेरे बजट में है और आई होप आपके बजट में भी होगा ही। जी नाज़रीन, ये वो जगह है जो विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर लॉन्ग कोट्स भी हैं और यहाँ पर स्वेटर्स भी हैं, यहाँ पर जैकेट्स भी हैं, तो आइए हम भी देखते हैं। जी नाज़रीन, ये था बजट बाज़ार जो कि बाकी बचत बाज़ारों से बहुत अलग है। यहाँ पर हर चीज़ अंडर द रूफ़ मिलती है जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। तो आप भी यहाँ पर आइए, शॉपिंग कीजिए। दिस इज़ मी फातिमा ज़हरा साइनिंग ऑफ। खुदा हाफ़िज़।
जी जनाब, फातिमा की रिपोर्ट आपने देखी। बजट बाजार बड़ा खूबसूरत एक एक अच्छा सा बनाया हुआ खूबसूरत सा एक स्टोर है और चीज़ें बड़ी रिजनेबल हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बचत बाजार ख़त्म हो गए हैं तो अगर इस तरह के स्टोर्स बन जाते हैं और वो नाम बनाकर अपना बचत बाजार करके इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं कम प्राइजेस पे, तो अच्छी बात है। वेल, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा खेल के मैदान की तरफ रुख करते हैं। जी हाँ, खेल बड़ा ज़रूरी है सेहत के लिए, आपको तंदुरुस्त रखता है। खैबर पख्तूनख्वा ने नॉर्दर्न की टीम को शिकस्त देकर दूसरी बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर लिए। बड़ी अच्छी बात है जी। कराची के नेशनल स्टेडियम में हमने देखा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 5 रोजा मैच पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न के दरमियान खेला गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा ने पहली इनिंग्स में 374 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में नॉर्दर्न की टीम 256 रन स्कोर कर सकी। और अगर हम दूसरी इनिंग्स की बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा ने दूसरी इनिंग्स में 265 रन स्कोर किए और नॉर्दर्न को जीत के लिए 384 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में मुखालिफ टीम जो है वो सिर्फ 214 रन बनाकर ढेर हो गई। अच्छा, मैच समरी की अगर बात करते हैं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 5 रोज़ा इसको कह सकते हैं कि एक नाइट फाइनल के आखिरी दिन जो है हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा ने नॉर्दर्न के खिलाफ अपनी जो दूसरी इनिंग्स थी उसमें 5 विकेटों पर 152 के साथ शुरू की थी और उसे हरीफ टीम के खिलाफ मजमूई तौर पर तकरीबन 270 रन की बरतरी भी हासिल थी और आखिरी 5 खिलाड़ियों ने मजीद 113 रन का इसमें इजाफा किया, जो कि हमने देखा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया गया उनकी जानिब से। रेहान आफरीदी की अगर बात करते हैं तो 79, साजिद खान ने 39 और इफ्तिखार अहमद ने 25 रन जोड़े और टीम को आगे बढ़ाया। और साथ ही वकास अहमद ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की हैं। तो जबरदस्त कामयाबी मिली है। नॉर्दर्न के जो बल्लेबाज हैं इवेंट में सबसे ज्यादा तकरीबन 967 रन बनाने वाले मोहम्मद हुरैरा ने आखिरी इनिंग्स में जारहाना बल्लेबाजी करके 57 रन स्कोर किए, मगर वो भी राहगा चले गए। वेल, कोई बात नहीं जी, हार जीत तो होती रहती है, हौसला नहीं हारना चाहिए। कहते हैं गिरते हैं वही जो हौसला रखते हैं फिर से उठने का। तो वेल डन खैबर पख्तूनख्वा, आपने अच्छा खेला और शिकस्त देकर नॉर्दर्न को आपने दूसरी बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आप लोग ले उड़े। हम ये चाहते हैं कि आपकी ये जीत इसी तरह बरकरार रहे, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि जिनको जीत नहीं मिली उनको हौसला हार जाना चाहिए। बिल्कुल हौसला नहीं हारना चाहिए, हौसला रखना चाहिए एक नई सुबह का, एक नई उम्मीद का, कुछ नए ख्वाबों के पूरे होने का, ताकि उनको ताबीर मिल सके। नया साल जनाब कुछ ही टाइम में हमारे दरमियान मौजूद होगा। आज 30 तो हो ही गई है, एक दिन रह गया है, उसके बाद फाइनली हम हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये साल खुशियां लेकर आए। इन खुशियों को लेकिन संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं ज़िंदगी में जो कभी कभी हमारे हाथों से स्लिप हो जाती हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, ऐसी क्या रेजोल्यूशन हो जो हम नए साल पर अपनाएं अपनी ज़ात के लिए, दूसरों के लिए, अपनी जुड़ी हुई खुशियों से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इसका प्रॉफिट मिलेगा, क्या ऐसा करना चाहिए। तो पूछेंगे और बात करेंगे आगा मिनाज साहब से। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। आगा साहब, नया साल हो रहा है और नए साल में ना सबकी ये एक विश होती है कि जो पिछले साल हुआ उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो और आगे आने वाले दिनों को सेलिब्रेट करो। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा वजीफ़ा जो आप सुनने वालों को, देखने वालों को हदिया कर सके तोहफतन अपनी तरफ से न्यू ईयर के गिफ्ट के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की आमद की खुशी के मौके पे बहुत पूरी शुक्रिया आपको भी। तमाम दुनिया के मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम इंसानियत को हमारी जानिब से, टैलेंट न्यूज़ की जानिब से, और ख़ास तौर पे मैं जो प्रोग्राम हमारे यहाँ पे होता है वज़ाइफ का, यकीन की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से सबको बहुत बहुत नए साल की जश्न खुशियाँ मुबारक हो। और दूसरा ये प्रोग्राम माशाल्लाह जो आप लोग कर रहे हैं बहुत उम्दा, बहुत अच्छा मॉर्निंग शो है सो आपको। थैंक यू सो मच सर। और हुमैर भाई को मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच सर। आज वो मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, अल्लाह कहते हैं जी। बहरहाल दूसरा मैं ये कह रहा था कि नए साल के वज़ाइफ कुछ इस तरह से होंगे कि हमें आका करीम अलैहिस्सलाम की जानिब से अल्लाह तबारक व तआला के करम से नमाज का एक वजीफ़ा, एक ऐसा अमल जो कि फ़र्ज है, और वो फ़र्ज ऐसा है कि कुरान पाक में सैकड़ों मरतबा उसकी ताकीद की गई है
और फरमाया गया है वक़ीमुस्सलात के मुसलमानों नमाज कायम करो। जी। और नमाज को जो कायम कर लेगा उसके लिए पूरी जिंदगी रहमतों और बरकतों से भरी होती है। बेशक। और हमारे यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़ी इस चीज़ की बड़ा फ्लॉ है हमारे यहाँ जी। कि हम लोग नमाजों से बहुत दूर हैं। ये नमाजों सही। से दूरी ही की वजूहात हैं, जितनी परेशानियां पर मुसीबतें हमारे घरों में, हुँ। हमारी जिंदगियों के अंदर एक बेसुकूनी की कैफियत जी। जो है वो शामिल है। तो हमें एक तो नमाजों पंजगाना की पाबंदी करनी होगी, अपने ऊपर सही। इसको वाजिब करना होगा, लाजिम करना होगा। ठीक। तमाम काम छोड़ के नमाजों की तरफ जाना होगा और अपनी ज़िंदगी में कलाम इलाही को शामिल करना होगा। ये हमारी जो टेक्स्ट बुक कुरान पाक है, ये जुज़दान में लपेट कर, किसी साफ कपड़े में लपेट के किसी ऊँची मकाम पे रखने के लिए नाज़िल नहीं किया गया इसको, बल्कि इसको तिलावत करके अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेशक। हमारे आका ट्रू। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया गया। तो आप यहाँ पाकिस्तान से बाहर निकल के जब गल्फ और मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको नमाज बाकायदा मस्जिद में हुँ। जमात के साथ पढ़ते हुए लोग नजर आते हैं। हुँ। और कलाम पाक उनकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि वो उनकी मादरी ज़बान में वो किताब नाज़िल की गई है, कुरान पाक, हुँ। कुरान कुरान करीम फुरकान हमीद जो है, तो वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हुँ। तो मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी मुसलमान, और ये इस साल के ख़त्म होने पर और नए 2022 की अ, खुशामदीद कहते हुए अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को, और जहाँ-जहाँ ये हमारी माशाल्लाह ये ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ देखी जाती है जी। इस प्लेटफ़ॉर्म से, मैं सब लोगों को, आपने वज़ीफ़ा कहा तो मैं वज़ीफ़ों का वज़ीफ़ा, यानी कि उससे जिससे बड़ा कोई वज़ीफ़ा नहीं, वो देना चाहूँगा कि अहद कीजिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में नमाज को और कुरान पाक की तिलावत को आज से शामिल कर लेना। ये अहद कर लीजिए, तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो एक भूचाल आया हुआ है, हुँ। वो हमारी ज़िंदगियों एक सुकून की तरफ चली जाएँगी, एक मुसक्कन हो जाएँगी। सही। ये हम जो बड़ी कॉस्मेटिक किस्म की बड़ी फैब्रिकेटेड लाइफ गुज़ार रहे हैं, ट्रू। कि ना हम ईस्ट में कंप्लीट होते हैं, ना वेस्ट की तरफ पूरे जाते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ बटी हुई हैं। हुँ। हमें जब तक अपनी ज़िंदगी को हम किसी एक कश्ती के मुसाफिर नहीं बनेंगे, हमारी ज़िंदगी में कभी इनकलाब नहीं आएगा। सही। तो अच्छा। हमें अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए ज़रूरी है कि हम नमाज़ और कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बेशक। अच्छा, हम बात करते हैं कि हमारे बड़े मसाइल हैं, कुछ बने हुए होते हैं और बनते-बनते बिगड़ जाते हैं वो। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो ठीक है, आपके अमालों का जो बुनियाद है वो नियतों पर होती है, तो क्या नियत पे खराबी आ जाती है या गुनाहों की तरफ रग़बत बढ़ जाती है? ऐसा क्या होता है? मोमिनीन की जो नियत है ना, उनके अमल से बेहतर है। ये हदीस पाक से मफ़हूम है। जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मैंने मफ़हूम बताया कि जी। मुसलमानों की जो नियत है उनके अमल से बेहतर है। मैं कोई अच्छे काम की नियत अभी से करना शुरू कर दूं, मुझे सवाब मिलना शुरू हो जाता है। क्या मिसाल के बात है! तौर पे मैं ये मैं ये कहता हूँ कि मैं अभी वजू करूंगा, मुझे वजू का सवाब मिल गया। वाओ! मैं भी उठूंगा और जाके नमाज पढ़ूंगा, मुझे बिल्कुल। नमाज का सवाब मिल गया। मैं भी उठूंगा, किसी भूखे को पेट भर के खाना खिलाऊंगा, मुझे उसका सवाब मिल गया। तो अच्छे कामों की नियत करने से सवाब मिलना शुरू हो जाता है, और बुरा काम जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता उसका गुनाह आपको नहीं मिलता। सही। अच्छा सर, मैं अभी हमारे जी माशरे जी में ना एक कंपटीशन है हमारे माशरे में, और इस पर हम खुद ही, कुछ ऐसी बुराइयां जिन पर हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं सर, उसमें जैसे कि हसद, गीबत, चुगली करना, किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना, किसी की किरदार कशी करना। तो सर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो माशरे का हिस्सा बन गई हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि ब्रॉटअप गलत हुआ है या कंपनी अच्छी नहीं है। मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा है सर कि वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं और फिर उनमें उनको कोई उसमें मजाका भी नहीं समझते। वो कहते हैं कि ठीक है, लेट इट बी, हो गया हो गया। तो सर, क्या ये एक जो हमारी हमें इस्लाम सिखाता है, वो तो कहता है कि एक पत्थर हटाने पे भी नेकी है। तो क्या इस तरह से हम जो ज़बान से कुफ्र करते हैं, तो सर क्या हम अपनी नेकियां खुद ज़ाया नहीं कर लेते? जबकि हमारे पास तो एक नुस्खा कीमिया मौजूद है, हम उसके मानने वाले हैं, फिर भी। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये जी। हमारी माशरती बुराइयां हैं, और जी। ये इस्लाम के अंदर बड़े
बड़े गुनाहों के अंदर काउंट होती हैं। सही। गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। हसद करना, हमारी सारी नेकियां इस तरह ज़ाया हो जाती हैं जैसे सही। आग जो है वो लकड़ी को खा खा जाती है। जाती है, बिल्कुल। और किसी से जलना, हसद करना, कीना, और इसके अलावा झूठ झूठ के बारे में ये है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने झूठ बोलने वाले पे लानत अपनी सही। तरफ से, और जब अल्लाह की लानत आ जाती है तो उसके अल्लाह ताला की पूरी कैबिनेट की तरफ से लानत आ जाती है, ये समझ सही। लीजिए। सर लेकिन तो अच्छा हम सर लेकिन अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कस्में खाना, और मैंने ऐसा भी देखा है कि बड़े बड़े लोग जुर्म कर बैठते हैं और फिर कुरान उठाकर कहते हैं कि जी मैं तो कुरान उठा लिया तो मैं बिल्कुल पाक साफ हो गया। तो सर क्या रब की बारगाह में भी ये अमल तस्लीम होता है? देखिए, ये एक ऐसा माशरती पहलू है हमारे माशरे का, बल्कि जी। बहुत बड़ा अलमिया है कि हम आए दिन झूठे कुरान उठाकर उन लोगों की पैरोकारी करते हैं जो जी। बड़े बड़े कोर्ट्स के बाहर जो 100-100 रुपए पे जो झूठी गवाहियां दे रहे होते हैं ना, हम्म। वो जाके कहते हैं कि मेरा 100 रुपए आप उनके हाथ में दें, और वो जाके झूठा कुरान उठा लेते हैं अंदर जाके अदालत में। ये सब हम उनकी पैरवी कर रहे होते हैं और उनके पैरोकारी कर रहे होते हैं। दूसरे सही। लफ्जों में हम, हाँ, ठीक है। अच्छा ये सर, गलत है। सर आखिरी हमारे सवाल मजहब आपसे इस्लाम के अंदर है। सर आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी। सर आपने कहा कि इस साल हमें बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए, कुरान पाक जो हमने जुज़दान में सजा के रख दी है उनको निकाल कर हमें पढ़ना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे पास तो खुद ही इतना असासा मौजूद है, इसको गले से लगाएं और सुकून की सांस लें, इससे जो दूरी है उससे करीब आने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि इससे अच्छी तो रेजोल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकती सर जो आपने कही। मैं पहले भी अर्ज किया था और मैं दोबारा बहुत ही आजिजाना दरख्वास्त करूंगा अपने सारे व्यूवर से, देखने वालों से, चाहने वालों से, जी सर। कि हमारी जिंदगी में जो कोविड आया है, कोविड ने आके हमें बहुत कुछ सिखाया, समझाया, जी। हमें टीच किया। हम्म। लेकिन हमने उसकी बात को भी उठाकर बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं की। हमने 2005 के जलजले में भी यही किया था जी सर। कि जब हमारी ये बेल्ट के ऊपर जब बहुत बुरा जलजला आया था रमजान शरीफ में, और उस वक्त भी हम तबाही के एक मनाजिर अपने वतन में देखे थे, तो हमने चैरिटी और डोनेशंस तो उस वक्त भी बहुत की थी। आज भी पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। लेकिन वो चैरिटी सिर्फ हमारी पॉकेट की हद तक होती है, हमारी अंदर उसके अंदर कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं आती। ये कोविड के जाने के बाद और बहुत सारे अपनों के जुदा होने के बावजूद भी हमारे अंदर के इंसान के अंदर आज भी कोई तब्दीली नहीं है। आज भी आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको स्ट्रीट्स के ऊपर वही रश नजर आएगा, वही अदम बर्दाश्त नजर आएगी। जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होगी, पहले आप कहने वाला जज्बा नहीं होगा, दूसरे को सपोर्ट करना, उसकी मदद करने का जज्बा नहीं होगा, जब तक हम सही मानों में ठीक इंसान है। होने का हक अदा नहीं करते। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। और जैसे कि ज़बरदस्त रेजोल्यूशन दी है आगा साहब ने, कहते हैं बाजमात नमाज पढ़िए, खुश रहिए, और जो इस्लाम आपके पास तोहफ़तन है उसकी कदर कीजिए। और कदर तो वैसे हर चीज़ की करनी चाहिए, अपने वक्त की, अपनी खुशियों की और आने वाली खुशियों की। और इसी तरह की प्रेडिक्शन की है मंजूर वसान साहब ने। जी हाँ, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। कहते हैं कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, क्योंकि अब वो इस एज को पहुंच गए हैं कि उनकी शादी होनी चाहिए, तो जब उनसे सवाल किया गया कि उनकी शादी कब होगी, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकती है शादी, क्योंकि उनके घर में एक रिवाज है, सियासत उनके घर में है। तो वज़ीर आज़म पहले वो बनेंगे, फिर वो घोड़ी चढ़ेंगे, फिर उनको हम सेरा भी बांधेंगे, शेरवानी भी पहनेंगे वो, फिर उनका हम वलीमा भी खाएंगे। तो ये बड़ा उनका एक खूबसूरत उन्होंने पेशगोई की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहले बनेंगे वज़ीर आज़म, फिर वो घोड़ी चढ़ेंगे, शादी करेंगे, और 2023 के दरमियान का उन्होंने ये टाइम दिया है। तो लेट्स सी कि उनकी ये जो प्रेडिक्शन है वो कितने हद तक पूरी होती है। वेल, इस तरह की बहुत सारी प्रेडिक्शंस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। खुदा करे कि ये नया आने वाला साल आप सब के लिए खुशियों का सामान लेकर आए, जो ख्वाब हैं आपके इस साल वो पूरे हो जाएं। मेरी तरफ से, हुमैर की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल के आने पर ढेर सारी मुबारकबाद। खुदा हाफिज़।